चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को सबसे पहले। पर उससे पहले आप इस वीडियो को किस जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके अवश्य बताएं। उत्तर प्रदेश के 3049 अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में कार्यरत 1700 से अधिक लिपिकों के लिए अच्छी खबर है। उनका ग्रेड वेतन 1900 से बढ़ाकर 2000 करने के लिए शिक्षा निदेशालय की ओर से शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। इसकी मंजूरी मिलने के बाद प्रत्येक लिपिक को प्रतिमाह औसतन 3000 रुपए का लाभ होगा। लखनऊ में पॉलिटेक्निक से इंदिरा नहर तक 6 लेन की एलिवेटेड रोड का निर्माण फरवरी से शुरू होगा, जो 1295 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली है, जिसका डिजाइन अंतिम रूप ले चुका है। निर्माण कार्य सेतु निगम द्वारा कराया जाएगा। ये परियोजना अयोध्या मार्ग पर बढ़ते ट्रैफिक दबाव को कम करने और यात्रियों को तेज और सुगम आवागमन सुविधा देने के उद्देश्य से शुरू की जा रही है। उत्तर प्रदेश में विक्षोभ के असर से मौसम का मिजाज बदल गया है। शुक्रवार को सुबह नोएडा, गाजियाबाद और बुलंदशहर में हल्की बूंदाबांदी हुई। वहीं मथुरा में बूंदाबांदी के साथ ओले भी गिरे। तराई व पश्चिमी इलाकों में सुबह के समय घना कोहरा रहा। पूर्वानुमानों के मुताबिक प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में दिन चढ़ने के साथ गुनगुनी धूप खिली। साथ ही कई जिलों में दिन के तापमान में हल्की बढ़त दर्ज की गई। वहीं यूपी के बहराइच जिले से स्कूलों को लेकर अपडेट सामने आया है। अभी स्कूल बंद चल रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में आयोजित प्रेस वार्ता में एसआईआर प्रक्रिया और मतदाता सूची को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि हाल में एसआईआर की एक्सरसाइज कराई गई थी, जिसमें बड़ी संख्या में अधिकारियों को लगाया गया था, लेकिन किसी भी राजनीतिक दल ने इसका विरोध नहीं किया। कानपुर में 10वीं और 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षाएं शुक्रवार से शुरू हुईं, लेकिन कई स्कूलों में शिक्षकों की लापरवाही सामने आई। छात्र कमरों में परीक्षा देते रहे, जबकि शिक्षक धूप सेकते नजर आए। कुछ स्कूलों में स्टाफ की कमी या अन्य आयोजनों के कारण परीक्षा शुरू ही नहीं हो पाई। डीआईओएस ने लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। मकर संक्रांति के बाद उत्तर प्रदेश भाजपा में बड़े संगठनात्मक बदलाव होंगे। 15 जनवरी से 28 फरवरी के बीच मंत्रिमंडल विस्तार, नई प्रदेश टीम का गठन और नगरीय निकायों व बोर्डों में कार्यकर्ताओं का समायोजन किया जाएगा। 1 मार्च से पार्टी पंचायत, विधान परिषद और 2027 विधानसभा चुनावों के लिए पूरी तरह चुनावी मोड में आ जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी भी सक्रिय रहेंगे। लखनऊ में रूफटॉप सोलर लगवाने वाले उपभोक्ता बिजली मीटर और बिलिंग समस्याओं से जूझ रहे हैं। रामपाल सिंह का नेट मीटर कॉन्फ़िगर नहीं हुआ, जिससे उन्हें भारी बिल आया। ज्ञानेंद्र कुमार शुक्ला का मीटर नो डिस्प्ले है, जिससे वे बिल नहीं भर पा रहे। हेल्पलाइन 1912 पर 70% शिकायतें बिलिंग से संबंधित हैं, जिनका निस्तारण धीमा है, जिससे उपभोक्ताओं में असंतोष है। बरेली में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के बारे में जानकारी देते हुए विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो लोग 1 रुपए में 85 पैसे की दलाली करके भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा देते थे, वो लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार को नसीहत ना दें। कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है। जब देश में प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने तो संसद में कहा था कि दिल्ली से जब किसी के पास पैसे भेजते हैं तो लाभार्थी के पास 15 पैसा ही पहुंचता और 85 पैसे रास्ते में गायब हो जाते हैं। लेकिन भाजपा की सरकार आते ही लाभार्थी के पास पूरा का पूरा पैसा पहुंचने लगा। उप मुख्यमंत्री ने विरोधियों को कड़े शब्दों में चेतावनी देकर कहा कि जो अपराध करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा और जो भ्रष्टाचार करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मेरठ से सटे सरधना थाना क्षेत्र के कपसाड़ गांव में दलित महिला की हत्या और उनकी बेटी रूबी के अपहरण के बाद हालात बेहद संवेदनशील बने हुए हैं। गांव कपसाड़ में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। नगीना सांसद चंद्रशेखर रावण के गांव पहुंचने की सूचना के बाद पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी है। एसपी देहात स्वयं मौके पर डेरा डाले हुए हैं। अटेरना पुल पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। साथ ही भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं कपसाड़ जा रहे सपा नेताओं को भी काशी टोल प्लाजा पर रोक दिया गया। मेरठ जिले में सरधना क्षेत्र के कपसाड़ गांव में एक दलित महिला की हत्या और उसकी बेटी के अपहरण के बाद वहां तनाव फैल गया है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल की तैनाती से पूरा गांव एक तरह से छावनी में तब्दील हो गया। वहीं इस घटना पर राजनीति भी तेज हो गई है। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर भी पीड़ित परिजनों से मिलने के लिए निकले। हालांकि गाजीपुर बॉर्डर पर गाजियाबाद पुलिस ने उन्हें रोका दिया। इसके बाद उन्होंने सड़क पर ही दौड़ लगा दी। गाजीपुर बॉर्डर पर रोके जाने के दौरान सांसद चंद्रशेखर आजाद की गाजियाबाद पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई। इसके बाद वो गाली छोड़कर पैदल ही आगे बढ़ गए। फिर उन्होंने दौड़ लगा दी। आगे फिर वो गाड़ी में बैठकर मेरठ के लिए निकल गए। बिहार के बाद उत्तर प्रदेश के वाराणसी और इटावा सहित कई जिलों में भी सर्राफा कारोबारियों ने बुर्का, हिजाब, घूंघट और हेलमेट पहनकर आने वालों को आभूषण न बेचने का फैसला लिया है।
चोरी, लूट और ठगी की घटनाओं को देखते हुए व्यापारियों ने सुरक्षा के मद्देनजर ये निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश स्वर्णकार संघ की वाराणसी इकाई के जिला अध्यक्ष कमल सिंह ने ये जानकारी दी है। सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि वाराणसी में चेहरे ढककर आए ग्राहकों को हम आभूषण नहीं बेचेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने साल 2026 की शुरुआत के साथ ही गर्भवती महिलाओं और राशन कार्ड धारकों के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। 1 जनवरी 2026 से राशन वितरण की नई व्यवस्था के तहत अब हर यूनिट पर 5 किलो राशन, 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल देने का नियम प्रभावी हो गया है। विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से टेक होम राशन THR की सुविधा जारी है, जिसमें दलिया, तेल और लड्डू जैसे पौष्टिक आहार दिए जाते हैं। सरकार का लक्ष्य है कि महिलाओं को प्रतिदिन लगभग 600 कैलोरी और 18-20 ग्राम प्रोटीन मिले ताकि जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ रहें। इसके अलावा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना के तहत आर्थिक मदद भी दी जा रही है। पात्र महिलाओं को पहली संतान के समय किस्तों में 5,000 रुपए से 6,000 रुपए तक की नकद राशि सीधे बैंक खाते DBT में भेजी जा रही है। यदि दूसरी संतान लड़की होती है तो भी विशेष सहायता का प्रावधान है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इन सभी सुविधाओं का लाभ लेने के लिए राशन कार्ड की eKYC करवाना और आधार लिंक होना अनिवार्य कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार अनुपूरक पुष्टाहार योजना के जरिए ये सुनिश्चित कर रही है कि महंगाई के बावजूद आंगनबाड़ी केंद्रों पर मिलने वाले पोषण में कोई कमी न आए। उत्तर प्रदेश में साल 2026 में इलेक्ट्रिक वाहन EV खरीदना न केवल पर्यावरण के लिए अच्छा है, बल्कि आपकी जेब के लिए भी बहुत फायदेमंद है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी इलेक्ट्रिक वाहन नीति को 13 अक्टूबर 2027 तक के लिए बढ़ा दिया है। इस नीति के तहत यूपी में इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने पर आपको 100% रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस की छूट मिल रही है। इसका मतलब है कि कार या बाइक की ऑन रोड कीमत में आपको सीधे तौर पर हजारों से लेकर लाखों रुपयों की बचत होगी। हालांकि 14 अक्टूबर 2025 के बाद लागू हुए नए नियमों के अनुसार ये पूरी छूट अब मुख्य रूप से उन वाहनों पर दी जा रही है जो मेड इन यूपी हैं, यानी जिनकी मैन्युफैक्चरिंग या असेंबली उत्तर प्रदेश के भीतर हुई है। सरकार टैक्स छूट के साथ साथ सीधे आपके बैंक खाते में नकद सब्सिडी, कैश सब्सिडी भी दे रही है। अगर आप इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर, स्कूटर या बाइक खरीदते हैं तो आपको 5,000 रुपए तक की सब्सिडी मिल सकती है। वहीं इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर सरकार 1 लाख रुपए तक की सीधी सब्सिडी दे रही है। उत्तर प्रदेश में मकान मालिकों और किराएदारों के लिए साल 2026 कई महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आया है। राज्य सरकार ने रेंट एग्रीमेंट की प्रक्रिया को सरल और सस्ता बनाने के लिए स्टाम्प शुल्क, स्टैम्प ड्यूटी में 90% तक की भारी कटौती की है। अब 2 लाख रुपए तक के सालाना किराए वाले एग्रीमेंट के लिए केवल 500 रुपए का स्टाम्प शुल्क और 500 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस देनी होगी। नए नियमों के तहत अब किसी भी किराएदारी के लिए लिखित अनुबंध, रेंट एग्रीमेंट अनिवार्य कर दिया गया है, जिसे 60 दिनों के भीतर ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकृत करना जरूरी है। ऐसा न करने पर 5,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। किराएदारों के अधिकारों को मजबूत करते हुए सरकार ने सुरक्षा राशि, सिक्योरिटी डिपॉजिट की सीमा भी तय कर दी है। अब मकान मालिक आवासीय घरों के लिए 2 महीने से अधिक का एडवांस नहीं ले सकेंगे। किराए में बढ़ोतरी को लेकर भी सख्त नियम बनाए गए हैं। मकान मालिक साल में केवल एक बार, आमतौर पर 5% से 7% तक ही किराया बढ़ा सकते हैं और इसके लिए उन्हें 3 महीने पहले लिखित नोटिस देना होगा। उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए साल 2026 रोजगार के लिहाज से एक सौगातों वाला साल साबित होने जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य सरकार ने इस साल 1.5 लाख से अधिक सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य रखा है। इसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी पुलिस और शिक्षा विभाग की होगी, जिनमें लगभग 50-50 हजार पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। पुलिस विभाग में जहां 30,000 आरक्षी और 5,000 उपनिरीक्षकों के पद भरे जाएंगे, वहीं शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापकों से लेकर प्रधानाचार्यों तक के लिए बड़े अवसर खुलेंगे। इसके साथ ही राजस्व विभाग में भी करीब 20,000 लेखपालों और अन्य कर्मचारियों की भर्ती की योजना है। सरकारी नौकरियों के अलावा सरकार स्वरोजगार, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पर भी विशेष जोर दे रही है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान CMYUVA के तहत युवाओं को अपना बिजनेस शुरू करने के लिए 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण, इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जा रहा है, जिसमें 10% की सब्सिडी भी शामिल है। साल 2026 तक राज्य सरकार का लक्ष्य लगभग 10 लाख युवाओं को इस योजना से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। कुल मिलाकर, चाहे आप सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों या खुद का स्टार्टअप शुरू करना चाहते हों, 2026 में यूपी के युवाओं के लिए अवसरों का पिटारा खुलने वाला है।